बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कूलम्स लॉ उस दिन डिस्कस किया था। कूलम लॉ के बारे में हमने कुछ वेरिफिकेशन करनी है, और वेरिफिकेशन क्यों करनी है? क्योंकि देखें, ये कोई एम्पेरिकल लॉ नहीं है। कूलम लॉ कोई एम्पेरिकल लॉ नहीं है, इसके पास थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशंस हैं। कौन सी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशंस? जैसे देखें, हमें कुछ एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो हमने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करके कूलम लॉ की ऑब्जर्वेशंस ली थी टॉर्शन बैलेंस अपरेटस के साथ। तो अगर मुझे जस्टिफाई करना हो कि कूलम लॉ एक एम्पेरिकल लॉ नहीं है, तो जैसे हम बोहर के एक्सपेरिमेंट से या इससे पहले वो एक्सपेरिमेंट बाल्मर का जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें जो हमें सीरीज ऑफ लाइंस मिलती थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो उन्हें लाइमन एम्पेरिकल फार्मूला, बाल्मर एम्पेरिकल फार्मूला के नाम से देते थे। आल्दो वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स रखते थे, लेकिन उनके पास थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं थी कि वाई लाइमन सीरीज लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, वाई बाल्मर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। इस तरह इंफ्रारेड रीजन के बारे में जस्टिफिकेशन नहीं थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे। तो थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन जब मिलेगी तो वो फिर एम्पेरिकल लॉज नहीं होंगे। तो कूलम लॉ एम्पेरिकल लॉ नहीं है, उसके पास थ्योरेटिकल और एनालिटिकल जस्टिफिकेशन या वेरिफिकेशंस मौजूद हैं। तो मैंने कौन सी ऐसी वेरिफिकेशन करनी है जो कूलम्बिक फोर्स को कह रही है कि वो कूलम लॉ को एम्पेरिकल लॉ नहीं बताती? सही है। पहली जस्टिफिकेशन है वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, कि इसमें न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। दूसरी वेरिफिकेशन ये है कि ये फोर्सेस मीडियम पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तीसरी, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। सही है ना। मुझे वो जस्टिफाई करनी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ को वेरीफाई करना चाहता हूं। मैं दो चार्जेस ले लेता हूं, पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है। उन्हें किसी डेफिनेट डिस्टेंस पे शो कर देता हूं, R डिस्टेंस पे। अब मुझे फोर्स बतानी है Q1 की Q2 पे और Q2 की Q1 पे, ठीक है। लेकिन अब मैं इस पे एक एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास जो है ना, अगर मैं ये कहता हूं मेरी ये जो दाईं दीवार है और ये बाएं दीवार है, इनके दरमियान में 10 मीटर डिस्टेंस है। तो अगर मैं राइट से लेफ्ट वाल जाऊं या लेफ्ट से राइट वाल आऊं, डिस्टेंस तो 10 मीटर ही होगा, लेकिन मैं अपनी मोशन को डिस्क्राइब करते वक्त इस तरह रेफरेंस दे सकता हूं ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इसी तरह से अब मैं यहाँ पे कोई रेफरेंस देना चाहता हूं। मैं कहता हूं फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, ठीक है। तो मैं Q2 को रेफरेंस मान लेता हूं। पोजीशन Q1 की विद रिस्पेक्ट टू Q2 बताऊंगा, तो उसे लिखूंगा R12, पोजीशन ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2, ठीक है। और उसी यूनिट वेक्टर से अगर मैं कहूं ये उसे रिपेल करता है, मैंने सिस्टम सिमिलर दिया है, ये उसे रिपेल करता है इस डायरेक्शन में, R12 यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में। तो कूलम लॉ के मुताबिक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज F12 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो R12 इज द रेफरेंस पोजीशन, सही है। R12 स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ रेफरेंस पोजीशन, सही है। नाउ इन वेक्टर फॉर्म F12 is a vector having magnitude this one is the direction of R12 unit vector, सही है। सिमिलरली मुझे ये कहा जाए कि फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, अब मेरे पास रेफरेंस कौन होगा? Q1 किस पे फोर्स लगानी है? Q2 पे, सही है। तो फोर्स बाय ऑन Q2 बाय Q1, सो इन मैग्नीट्यूड इट इज K-Q1 Q2 ओवर R21 स्क्वायर। व्हाट इज R21 नाउ? इट इज द रेफरेंस पोजीशन ऑफ Q2 फ्रॉम द Q1, सही है। सो इन द वेक्टर फॉर्म में उसे R21 यूनिट वेक्टर से लिखूंगा, जिसकी डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स में यहाँ पे दे रहा हूं, सही है। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को अगर देखा जाए, तो मैं अगर ये कहूं कि दाएं और बाएं दीवार में डिस्टेंस कितना था, तो वो तो 10 मीटर ही था। भले से आप उसे राइट से लेफ्ट का नाम दें या लेफ्ट से राइट का नाम दें, तो मैं ये कह सकता हूं R12 इज इक्वल टू R21। वो रेफरेंस पोजीशंस है, सेम ही है, ठीक है। वो डिस्टेंस इक्वली है, लेकिन रेफरेंस पोजीशंस की फॉर्म में है। यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखे तो एक राइट फुट यूनिट वेक्टर है, तो दूसरा लेफ्ट फुट यूनिट वेक्टर है, तो मैं उसे R21 को लिख सकता हूं माइनस R12 यूनिट वेक्टर, सही है। अगर मैं इन रिजल्ट्स को इक्वेशन 2 के अंदर यूज कर दूं, तो R21 की जगह पे R12 स्क्वायर आ जाएगा F of 21 में, सही है। इक्वेशन 2 F of 21, सही है।
R21 की जगह पे R12 स्क्वायर और R21 यूनिट वेक्टर की जगह पे माइनस R12 यूनिट वेक्टर। इस नेगेटिव साइन को बाहर लेकर आए तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो इक्वेशन 1 के मुताबिक f ऑफ 1 2 है। सो f ऑफ 2 1 इज माइनस f ऑफ 1 2। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इस लॉ के मुताबिक यानी हम ये कहना चाहते हैं, यानी क्या हम ये कहना चाहते हैं कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक हैवी न्यूक्लियस पे जो जितनी फोर्स एक्सर्ट करता है तो वो हैवी न्यूक्लियस भी उतनी ही फोर्स उस सिंगल इलेक्ट्रॉन पे एक्सर्ट करता है। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ कूलम लॉ में कूलम्बिक फोर्स में पहले न्यूटन थर्ड लॉ। अच्छा जी, सेकंड वेरिफिकेशन है वेरिफिकेशन ऑफ मीडियम डिपेंडेंस। लेट में 2 पॉइंट चार्जेस ले लेता हूँ, Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे रखता हूँ, एयर की प्रेजेंस में उसकी फोर्स बताता हूँ। तो कूलम लॉ के मुताबिक फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। सही है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई ये पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए यूज होगा। ये पहले डिस्कशन हुई थी, सिमेट्री डिपेंडेंस है। ठीक है, नाउ फोर्स ऑफ एयर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। नाउ मैं एयर की जगह पे कोई और मीडियम रख देता हूं। ठीक है, डिस्टेंस r वही रहेगा। तो फिर मैं फोर्स इन केस ऑफ टू चार्जेस व्हेन देयर इज अ मीडियम इज f मीडियम 1/4 पाई अलाउनेस ऑफ दैट मीडियम Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। सही है, तो मुझे अब उस मीडियम की अलाउनेस देखनी होगी। तो जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो रिलेशनशिप देखते हैं ना, उसी तरह से यहां पे भी हम ये रिलेशनशिप देख रहे हैं कि व्हाट इज अलाउनेस ऑफ द मीडियम एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, अलाउनेस ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। सही है, सो इसमें से एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू निकालें, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो इस इक्वेशन 2 के अंदर उसको यूज कर देते हैं। तो f ऑफ मीडियम इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन मीडियम इज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। एप्सिलॉन r को मैंने बाहर ले लिया तो बाकी जो है वो फोर्स ऑफ एयर है। सही है, सो एप्सिलॉन r फॉर एयर जो है वो तो 1 होता है। अगर मैं एयर की वैल्यू यूज करूंगा तो लिख जाएंगे तो इक्वेशन एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1। बट फॉर ऑल अदर डाई इलेक्ट्रिक, इस पे आगे हमारी डिस्कशन है, जब कोई और डाई इलेक्ट्रिक लेंगे अदर देन एयर, ठीक है, तो उसके लिए एप्सिलॉन r ग्रेटर देन 1 होगा। डाई इलेक्ट्रिक के लिए सिर्फ एप्सिलॉन r ही फुल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, इसके अलावा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वगैरह भी है। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ एप्सिलॉन r अगर ग्रेटर देन 1 है फॉर ऑल अदर डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, अदर देन एयर। ठीक है, तो मैंने कहा जी एप्सिलॉन r अगर ग्रेटर देन 1 होगा, तो अगर ये ग्रेटर देन 1 अगर 2 ही है तो फोर्स ऑफ मीडियम विल बी हाफ ऑफ द फोर्स ऑफ एयर। अगर ग्रेटर देन 1 ये 3 है तो 1/3 ऑफ द फोर्स ऑफ एयर। सो इट मींस दैट व्हेन देयर इज अ मीडियम अदर देन एयर, ठीक है, कूलम्बिक फोर्स डिक्रीजेस बाय एप्सिलॉन r। Force of medium will be less than force of air. So Coulombic force decreases when we use dielectric other than air.